एक लड़का और लड़की कॉरिडोर में भाग रहे किसी चीज से डरकर। उनके सामने जब उन्हें एक दरवाजा दिखा तो उनकी जान में जान आई, लेकिन बदकिस्मती से वो बंद था। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, वो था मौत का डर। अचानक उनके सामने वो चीज आ गई जिससे वो डर रही थी, और फिर हो जाता है शिकार। ये आइस एज का समय है, यानी कि वो टाइमलाइन जब पूरी दुनिया बर्फ के चादर में ढक चुकी थी। कहीं कुछ भी नहीं बचा था जीवन के लिए। जो कुछ इंसान बच गए थे इस आपदा से, वो सालों से जमीन के नीचे बंकर में जिंदा है, वहीं से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ सैम जब शेल्टर से बाहर लगे एंटीना को ठीक कर रहा था, उसी समय उसने देखा कि बंकर के बाहर एक आदमी को निकाला जा रहा है। वो इस शख्स से कुछ दिन और मोहलत मांगता है, तब तक वो ठीक हो जाएगा, पर उसका कहना था कि खामखा उनके रिसोर्सेज को वो खत्म कर रहा है, जो एक सेहतमंद आदमी के ज्यादा काम आ सकती है। अब उस बीमार आदमी ने अपनी किस्मत को मान लिया और कहा कि ठीक है, उसे जाने दिया जाए। पर जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंचा, उसे शूट कर दिया गया। ये चीज देखकर सैम काफी डर गया, लेकिन सिर्फ ये डर उसके अंदर पैदा नहीं हुआ, बल्कि बंकर में जितनी भी लोग थे सभी को ये लगने लगा था कि उन्हें किसी भी तरह करके बीमार नहीं पड़ना है, वरना उनके साथ भी ऐसा ही होगा। पिछले हफ्ते एक फ्लू आया था जिसमें एक साथ 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसीलिए अब इनके पास खाना भी कम पड़ चुका है। ये बहुत कोशिश करते हैं किसी तरह करके यहाँ कुछ फसलों को उगाया जा सके, लेकिन दिन ब दिन कोशिशें नाकाम होती जा रही है। इनके पास कुछ जानवर भी थे जिनकी देखभाल विक्टर करता है। उसका भी कहना था जो भी रैबिट पिछले महीने पैदा हुए थे उसमें से सिर्फ 7 ही जिंदा है, जिसमें मात्र एक ही फीमेल है। उसे सब मेल दूर भाग रहे, न जाने क्या वजह है। इतने में ब्रिक वहाँ आता है। ये शेल्टर का लीडर है। उसने कुछ नए रूल्स बनाए हैं, जो कोई भी बीमार होगा उसके पास 2 हफ्तों का वक्त होगा, तब तक वो क्वारंटीन होगा, और अगर तब तक वो भी ठीक नहीं हो पाया तो उसके पास 2 रास्ते हैं, मौत या फिर बर्फ पे एक लंबे सफर का, जिसकी कोई मंजिल नहीं है। सैम ने ब्रिक को उसके बारे में बताया जो आज सुबह किया हो। ये सुनकर वो गुस्सा तो था, लेकिन उसका कहना था कि उनके पास इन चीजों से बड़ी परेशानियां हैं। जब ये मॉनिटर रूम पहुंचे तो कॉपर का कहना था उन्हें एक दूसरे शेल्टर से सिग्नल मिला है, लेकिन वहां से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। कि इन लोगों को ऐसा लगता है एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ का तापमान नॉर्मल है, पहले की तरह सारी चीजें वहाँ मौजूद है, पर सैम को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वहाँ एक और काई को हम देखते हैं जो सैम की गर्लफ्रेंड है। वो उसे कुछ प्रोटीन बॉल लाकर देती है जो कि विक्टर को दे दे ताकि वो इन्हें रैबिट को खिला सके। कुछ देर के बाद ब्रिक के आदेश पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। सर्वाइवर इकट्ठा होते हैं। डेक्स्टर अपनी पत्नी के साथ वहाँ आज बैठा था। उसने उसे सख्ती से कहा कि गलती से भी यहाँ मत खासना। पास में ही खड़ा सैम ने ये सुन लिया। इतने में ब्रिक आया जिसने सभी को कॉलोनी 5 के बारे में बताया, जहाँ से उन्हें सिग्नल मिला था। वो एक टीम एक साथ वहाँ जाएंगे ताकि पता कर सकें कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है, पर मेसन उसके इस फैसले से साफ इनकार करता है, क्योंकि ऐसे वो लोग और रिसोर्सेज दोनों वेस्ट करेंगे। पर ब्रिक ने फैसला कर लिया, इसीलिए वो किसी की नहीं सुनेगा। अब यहाँ की जिम्मेदारी वो काई को सौंपता है। अचानक डेक्स्टर की पत्नी ने चीख दिया तो सभी तुरंत वहाँ से दूर हट गए। कोई नहीं चाहता कि वो ऐसे हालातों में बीमार हो। उन दोनों को सभी से अलग कर दिया गया। और मेसन ने तो ब्रिक से बोला कि इन्हें यहाँ से ऐसे रखना सही नहीं है, हमारे लिए खतरा है। पर ब्रिक ये बोल के वहाँ से चला गया कि बीमार कपल पर तब फैसला होगा जब वो लौट कर आएंगे। उसी रात सैम एक डरावना सपना देखता है जो उसे पिछले 12 सालों से डरा रहा है। जब ये आपदा आई थी तो उसकी माँ उसकी आंखों के सामने मर गई और वो कुछ नहीं कर पाया। उस समय पर कई उसे हिम्मत देकर बोली कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उस समय करोड़ों लोग मारे गए। दूसरे दिन 3 लोग की टीम जिसमें ब्रिक, सैम और ग्रैमी थे, ये लोग बंकर का गेट खोलते हैं और उस दुनिया में कदम रखते हैं जो अब बर्बाद हो चुकी है। ब्रिक की आवाज से हम सुनते हैं कि जब वो छोटा था सब कुछ सही था। उन लोगों ने ऊंचे ऊंचे टावर बनाए थे ताकि वेदर को भाप सके, पर एक दिन बर्फ गिरना शुरू हो गई। उन्हें लगा कि ये आम तौर पर गिर रही होगी, लेकिन वो कभी बंद ही नहीं हुई। जिसके बाद क्या हुआ आपके सामने है। जहाँ जहाँ तक नजरें जा रही हैं सब कुछ खत्म हो गया। ना कोई इंसान है, ना उसकी जात है, यहाँ तक कि सैटेलाइट जो आसमान में थी वो जमीन पर आकर गिर चुकी है। जब ये सभी एक ब्रिज पर पहुंचे तो वो टूटा हुआ था। तो ये तीनों ही संभल कर कदम बढ़ाते हैं, आगे की ओर जाते हैं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। समय की मार से ब्रिज पूरी तरह से खोखला हो गया है। उसकी हर एक दरार मौत से मुलाकात करवा सकती है। जब ब्रिक साइड से होकर गुजर रहा था, अचानक उसी समय एक पत्थर नीचे गिर गया। वो गिरते गिरते बचा और सभी ने उसे पकड़ लिया, आगे ले गए। ब्रिक खुद डर गया कि अभी तो शुरुआत। जब ये सभी पुल के आखिरी सिराने पर पहुंचते हैं, वहां उन्हें एक आदमी की लाश मिली जो जम चुकी थी। लेकिन इससे भी भयानक चीज तो तब हुई जब इन्होंने उस कार के अंदर देखा। उस कार में पूरा परिवार था, एक औरत, उसके 4 बच्चे और बाहर उसका पति जो मरा हुआ था। ये आदमी अपने परिवार की रक्षा के लिए बाहर आया होगा, लेकिन फिर कभी अंदर ही नहीं गया। ग्रामी के लिए चीजें काफी डरावनी थी,
पर ब्रिक उसे इन चीजों की आदत डालने को बोलता है। कुछ समय के बाद ये क्रैश हुए चॉपर के पास पहुंचे। हवा अब बहुत ठंडी हो गई है, इसीलिए थोड़ी देर चॉपर के अंदर रुकने का फैसला करते हैं। ग्रैमी जब अंदर पहुंचा तो उसके कान खड़े हो गए कि ये क्या बवाल चीज है। आज से पहले उसने सिर्फ अपने पिता विक्टर की कहानियों में सुना था। अपने ख्यालों में वो खो गया। आखिर कैसा लगता होगा जब ये आसमान में उड़ता होगा। इस बीच ब्रिक ने बंकर में कांटेक्ट किया और हालातों का जायजा लिया। कॉपर ने बताया उस कपल की तबीयत और बिगड़ रही है, जिसके साथ मेसन अब ज्यादा झगड़ालू हो गया। ब्रिक को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने ऑर्डर दिया कि अगर वो ज्यादा हद पार करें तो उसे रोका जाए। इतने में ग्रामी एक एडल्ट मैगजीन निकाल लेता है, जो देखकर दोनों उस पर हंसते हैं। तब ब्रिक एक चीज का खुलासा करता है। उसने सैम को यही इसी जगह से बचाया था। जब वो 16 साल का था उस समय ये आपदा आई थी। उसके साथ कुछ और सर्वाइवर थे जिन लोगों ने कोल माइन का सहारा लिया। सोचा कि अब यही उनका घर है। हमारे पास काफी खाना और साथ में गर्मी के लिए बहुत सारा कोयला था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो गया जिसे किसी की उम्मीद नहीं थी। हमारे साथ वालों को कुछ बीमारी हो गई, जिसके चलते एक एक करके हर कोई बीमार होने लगा। फिर खाने की कमी होने लगी। बचे हुए सर्वाइवर ने ये क्या किया, वो एक दूसरे को ही खाना शुरू कर देते हैं। तब मैंने अपनी बहन और माँ को वहां से निकालने का सोचा। मेरे पिता तो बाहर मदद के लिए गए थे, लेकिन कभी लौटे ही नहीं। जब मैं बाहर गया तो एक तूफान आ गया, जिसमें मेरी बहन और माँ दोनों भटक गए। फिर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। उस दिन मुझे ब्रिक मिला, जिन्होंने मेरी जान बचाई। ग्रामी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि पता चल गया था कि सैम अनाथ है। जब थोड़ी हवा कम हुई तो उन्होंने फिर से अपना सफर शुरू किया। अब ये जिस जगह पहुंचे तो वहीं कॉलोनी 5 थी, जो पहले एक न्यूक्लियर पावर हाउस हुआ करता था। कदम रखते ही इनके पैरों के खून लगना शुरू हो गए। ब्रिक की धड़कन भारी हो गई। सैम ने मन ही मन खुद से पूछा कि यहाँ क्या हुआ है। अंदर पहुंचने पर एक अजीब सी गंध आई, जैसे कोई चीज जल रही हो। थोड़ा और अंदर गए तो वहां तो खून की भरमार थी। ऐसा कत्लेआम हुआ था कि क्या बताया जाए। कुछ ही देर में हमें पता चला कि ये वही कॉरिडोर है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इस कॉलोनी में लगभग 50 से अधिक लोग होने चाहिए थे, लेकिन अभी तक एकदम सन्नाटा है। जब इन्हें यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो वो वहां से जाने का मन बनाते हैं। लेकिन उसी समय डोर के एक कमरे से सिसकने की आवाज आई। सभी के कान खड़े हो गए। भला वहाँ कौन है? ब्रिक सबसे आगे था। उसने दरवाजा खोला। वहाँ एक इंसान था जिसके शरीर में अब सिर्फ हड्डियां बची थी। जब इन लोगों ने उसके ऊपर ओढ़ी गई चादर को हटाया तो वो जाग गया और चिल्लाने लगा, जैसे मानो उसे मारने के लिए कोई आ रहा हो। सभी ने उसे शांत किया। पूछा कि वो कौन है, यहाँ के लोग कहाँ गए। लियो ने बताया कि वो कॉलोनी 5 में बरसों से रहता है। यहाँ पर जानवरों की देखभाल करता था। एक दिन हमें एक संदेश मिला जो अभी भी स्क्रीन पर चल रहा है। उसमें हम देख सकते हैं कि वो आदमी एक ऐसी जगह खड़ा है जहाँ पर बर्फ का नामो निशान नहीं है। उस आदमी का कहना था उन्होंने एक खराब हुए वेदर मशीन को ठीक कर लिया है, जिससे कि उनके इलाके में अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। इससे आगे वो कुछ और बता पाता कि ऑडियो बंद हो गई और आधा ही संदेश मिला। हमने उस ऑडियो की लोकेशन को ट्रेस किया, पता लगाया कि वो संदेश कहाँ से आ रहा है। जब जानकारी मिली कुछ लोगों को वहां पर भेजा गया, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें ऐसी चीज मिली जिससे वो उल्टे पांव भागने लगी। लेकिन वो चीज उनका कॉलोनी 5 तक पीछा करती रहती है। अंदर भी आ गई। ब्रिक ने तुरंत मैप निकाला। पूछा कि कहाँ है वो जगह। लियो ने नक्शे पर उंगली रखकर बोला ये है। तो उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। साथ में लियो को भी चलने को कहा, पर वो इतना ज्यादा खौफ में आ चुका है कि ये जगह से बाहर जाने के लिए उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। अब समय ना गवाते हुए ये लोग वहां से जो कुछ भी सामान था उसे रख लेते हैं और फिर से लियो से बोलते हैं चलो हमारे साथ चलो। तभी उसी समय कॉरिडोर से कुछ आवाज आई। सब कुछ फिर से एकदम शांत हो गया, लेकिन ये शांति काफी भयानक थी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भागती हुई चीज इनके पास आ रही है। लियो डर के मारे दरवाजा इनके मुंह पर बंद कर देता है। ये तीनों अब उस कॉरिडोर में अकेले हैं। धीमे धीमे कदमों के साथ जब ये आगे बढ़ रहे थे तो किसी चीज के काटने की, मार पिटाई की आवाज और तेज होने लगती है। जब ये फासला तय करके अंदर गए तो वहाँ मशालों की रोशनी आ रही थी। इन्हें लगा कि शायद बचे हुए सर्वाइवर यहाँ छुपे होंगे, पर दोस्तों ये मंजर तो रोंगटे खड़ी कर देने वाला था। तीनों ने जब रास्ता मोड़ा और सामने आए तो वहां पर सिर्फ चारों तरफ इंसान की लाशें थी। कुछ उसमें से जिंदा भी थे जिन्हें कुछ लोग काट रहे थे। उन्हीं की साइड में बैठे कुछ लोग बड़े ही चाव से उन्हें खा रहे थे। वो इंसान मांस को चबा रहे थे, जो देख सैम और बाकियों के मन में घिन के साथ डर भी आने लगता है। तभी वो आदमी जो लाश काट रहा था इन्हें देख लेता है। एक पल के लिए तो एकदम शांति हो गई। पल के लिए तो समय रुक गया और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। उसके करीब आते हुए देख ब्रिक उसे गोली मारता है। इससे और भी आदमखोर खड़े हो गए, जिसमें कि एक विशाल कटकाठी वाला कैनिबल था जो उनका चीफ था। सभी अब इनके पीछे लग गए। ये अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। वो तादाद बेहद उनकी ज्यादा थी, इसीलिए भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सैम ने मौका देखकर एक ग्रेनेड फेंका, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। इसी में ग्रामी से चूक हो गई। वो अपने ग्रुप से बिछड़ गया। वो दोनों तो आगे भाग रहे थे, लेकिन सैम के ऊपर उन आदमखोर ने हमला कर दिया। वो उससे आखिरी दम तक लड़ता रहा।
लेकिन वो सभी चींटियों की तरह उसे काटने लगे और जब ये दोनों वहां पहुंचे तब तक वो मारा जा चुका था। इनके पास अब तो शोक मनाने का भी समय नहीं बचा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागना होगा। दोनों एक रास्ते से होकर बाहर आए, वहीं लगी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। इस दौरान सैम ने कैनिबल को मार गिराया। उस दौरान उसे पता चला कि अब उसके पास गोलियां खत्म हो गई है। अब वो क्या करेगा, बिना हथियार के कैसे लड़ेगा। पीछे खड़ा ब्रिक उसे भागने को बोलता और जल्दी से सीढ़ियों को वहां से तोड़कर गिरा दिया, परंतु ऊपर तो पहले से एक मौजूद था जिसने ऊपर ही उस पर हमला कर दिया। अब यहाँ लड़ाई सिर्फ उन दोनों के बीच ही नहीं बल्कि जिंदगी और मौत की थी। हर एक वार वो पूरी जान से मारता है, जिससे वो कैनिबल ढेर हो गया और अंत में मौका देकर उसे शूट कर दिया। अब नीचे खड़ा चीफ ये सब देखकर अपनी आंखों से गुस्से में लाल हो रहा था। उसे किसी तरह करके अपने लोगों का बदला लेना था। ये दोनों जल्दी से बाहर आते हैं, बम से पूरी टावर को गिरा देते हैं। इससे कॉलोनी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। दोनों उस जगह से निकल गए, लेकिन फिर से ठंड ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। इसीलिए वापस उसी चॉपर में जाकर बैठ गए। उस रात दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं बोला, क्योंकि जो उन्होंने देखा था वो इतना भयानक था कि अब किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही है। दूसरे दिन जब सैम बाहर आया तो उसने देखा कि उनके करीब एक बड़ी मुसीबत आ रही है। वो कैनिबल उस जगह से बाहर आ चुके हैं और अब पूरी सेना के साथ इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। सैम ने तुरंत कहा कि अगर ये कॉलोनी तक आ गए तो सब खत्म हो जाएगा। ब्रिक के पास दूसरा एक प्लान था। वो उसी ब्रिज के पास पहुंचा जहां से वो आए थे। इनका प्लान था किसी भी तरह करके ये उस पुराने पुल का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म कर दे। अपनी पूरी ताकत के साथ ये उस ब्रिज पर गए। सैम ने एक लंबी छलांग मारी, उस पार आ गया, लेकिन ब्रिक उम्र के चलते वहीं रुक गया और उसे ये नहीं हो पाया। उसी दौरान उसने देखा कि वो कैनिबल अब ब्रिज पर आ चुके हैं। वो अपने हाथ में एक बम जलाता है और वहीं रख देता है एक कोने में, ताकि वो फटने से सब कुछ खत्म हो जाए। पर हवा इतनी तेज थी वो फ्यूज कुछ ही देर में दोबारा से बुझ गया। अब ब्रिक ने वापस जाकर उसे जलाने का सोचा, लेकिन सैम ऐसा करने नहीं देता, वरना वो उसे भी मार देंगे। पर ब्रिक को जाना ही था, क्योंकि वो एक लीडर है। अगर उसने अपने लोगों को नहीं बचाया तो सब तबाह हो जाएगा। वो सैम के सर पर हेलमेट से टक्कर मारकर वहां से उस कॉर्नर से भागा। अब तक वो कैनिबल भी काफी करीब आ चुके थे। बार बार वो लाइटर को जलाने की कोशिश करता है, पर वो जल ही नहीं रहता। इतने में दो कैनिबल उसे पकड़ने के लिए गलत जगह कदम रख देते हैं और सीधा नीचे गिर पड़े। ब्रिक ने आखिरकार फ्यूज जला दिया, लेकिन उसके पास वापस आने का मौका ही नहीं बचा, क्योंकि आदमखोर ने उसे एक साथ हमला कर दिया और वो उस बम को नीचे रखता ही नहीं, हाथ में ही पकड़ा रहता है, जिसे कुछ ही देर में वो फट गया और पूरा ब्रिज दो टुकड़ों में बंट जाता है। ब्रिक के शरीर के भी हजारों टुकड़े हो गए। आधे से ज्यादा कैनिबल इस चीज में मारे गए। उनका चीफ अभी भी जिंदा था। वो इस साइड खड़ा सैम को घूर रहा था। सैम ने भी उसे देखा तो वो खुद डर गया, वहां से तेजी से भागने लगा। यहाँ कॉलोनी में अलग ही घमासान चल रहा है। मेसन ने उस कपल को अब बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन उसकी रूल बुक में सिर्फ एक ही चीज है, मौत। वो उस आदमी की पत्नी को शूट कर देता है, जिससे वो आदमी उसे अपनी जान की भीख मांगता है, ऐसा मत करो। पर वो नहीं मानने वाला था। उसने जैसे ही बंदूक उठाई, अचानक पीछे से काई आ गई। उसके हाथ में भी बंदूक थी, जो उसने मेसन की तरफ तान रखी। उसका कहना था कि अगर उसने अब गोली चलाई तो वो उसे मार देगी। दरअसल मेसन अब इस जगह का लीडर बनना चाहता है, अपने हिसाब से रूल बनाना चाहता है, लेकिन काई, जो कि ब्रिक के कहने पर यहाँ लीडर बनी है, वो उसे ऐसा करने नहीं देगी। तभी अचानक काई को दूर से लड़खड़ाते हुए सैम दिख गया, जो इस तरफ आ रहा था। वो भागते हुए उसके पास गई। इस बीच वो आदमी भी वहां से भाग गया। जब काई सैम के पास पहुंची तो वो बेहोश था, कुछ जवाब नहीं दे रहा। तभी पीछे से मेसन आया और काई को मारकर बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो उसके पास वो सारे कॉलोनी के लोग खड़े थे। विक्टर अपने बेटे के बारे में उसे पूछता है कि कहाँ है वो। सैम ने बताया उसने उन दोनों को खो दिया। ब्रिक ने ब्रिज को उड़ा दिया, जिससे वो लोग यहाँ नहीं आ सकते। विक्टर की तरफ से सवाल आया, कौन लोग? सैम बोला, वो लोग जिन्होंने कॉलोनी 5 के सभी सर्वाइवर को जिंदा ही काट डाला, उनके मीट को चबा डाला, जितने भी लोग थे। ये सुनकर सभी की हलक सूख गई। अचानक वहां मेसन आया और सैम को हथकड़ी लगा दी। एक नया रूल लागू कर दिया कि आज से सिर्फ आधा ही राशन मिलेगा। अगर जिसके अंदर भी थोड़ी सी भी बीमारी है, कोई लक्षण दिखे, उसे मौत मिलेगी। सैम ने उन लोगों को उस जगह का जिक्र किया जो उसने उस वीडियो में देखा था, जो लियो ने दिखाई थी। उसका कहना था यहाँ रहना अब सेफ नहीं है, लेकिन मेसन कहीं भी जाने के लिए राजी नहीं था। सब वहां से चले गए, पर एक बच्चा उसके पास आया। उसने हथकड़ियों की चाबी दे दी जो उसे चुरा ली थी। दूसरी तरफ वेक्टर और मेसन दोनों बंकर के टॉप पर चारों तरफ देखते हैं। उन्हें कोई भी इस तरफ आते हुए नजर नहीं आता, जिसे मेसन को यकीन हो गया कि सैम झूठ बोल रहा है। पर विक्टर उसे बोला कि सैम झूठी कहानी बनाने वालों में से नहीं है, जरूर कोई तो बात है। जब ये लोग मॉनिटर रूम में कैमरा को चेक कर रहे थे, उसी समय मेसन को पता चला सैम भाग गया। लेकिन असल में वो काई के पास गया था। उसे जब उसे बांधा हुआ देखकर तुरंत उसे आजाद कर देता है। फिर उसे कंप्यूटर से उस जगह के बारे में जानने की कोशिश की। उसके पास लोकेशन तो पहले से थी,
पर वो एक बारी सिर्फ कंफर्मेशन चाहता था और इसीलिए उसने उसके राडार से मदद ली और तब उसे दिखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। सच में एक गर्म जगह मौजूद है इस बर्फ के बीच जहां जाने के लिए वो फौरन बाकियों को बोलता है, लेकिन तब तक वहां मेसन के लोग आ गए उसे पकड़ लेते हैं। अब लड़ाई झगड़े का समय नहीं है, उन्हें यहाँ से जाना ही होगा क्योंकि दरवाजे पर मौत दस्तक दे चुकी है। बाहर 2 बारी जोर से धमाका होता है। हर कोई मॉनिटर रूम की तरफ भागा, देखा कि वो आ चुके हैं। जी हाँ, वो कैनिबल जो साथ में डेक्स्टर का सर लेकर आए। अब दरवाजा तोड़ने की कोशिश में है। अगर वो अंदर आ गए तो इस कॉलोनी के हालात वैसे होंगे जैसे कॉलोनी 5 में हुआ था। मेसन ने समझदारी दिखाई, ऑर्डर दिया कि जिन लोगों को भी बंदूक चलाने आती है वो उसके साथ आए, बाकी के लोग वार्ड में चले जाएं। बंदूक के लिए लोग अब दरवाजे के सामने खड़े हो गए उन सभी का मुकाबला करने के लिए। उसी समय अचानक हर तरफ अंधेरा हो गया, लाइट चली गई। जब वो वापस आई तो दरवाजा खुला। बाहर से ठंडी हवाएं अंदर आ रही है पर एकदम सन्नाटा था, वहां कोई नहीं था। उसी समय पीछे से एक कैनिबल कूदा और कॉपर के ऊपर हमला कर दिया। उसके पास रिएक्ट करने का ही टाइम नहीं था, जिससे वो कैनिबल सीधा वार्ड की तरफ भागा, लेकिन समय से पहले वार्ड में छुपे लोगों ने दरवाजे को बंद कर दिया जिससे वो अंदर नहीं जा सका। इस दौरान एक लड़की जो खुद की जान के लिए इधर से उधर भाग रही थी वो एक जगह पर पहुंची। उसके सामने आदमखोर आ गया, बड़ी बेरहमी से उसे मार डाला। उसकी चीख पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। इधर अब इन लोगों को पता चल गया है कि वो अंदर आ चुके हैं। एयरवेंट की मदद से जब तक वो कोई एक्शन लेती उससे पहले ही लड़ाई हो गई। खून से पूरा बंकर भर जाता है, दोनों तरफ से लोग गिर रहे थे। मेसन भी इसमें बुरी तरह घायल हो गया है, लेकिन काई और सैम खुद को बचा लेते हैं। जब इनके साइड सारे लोग गिर गए तो विक्टर ने फैसला किया कि वो खुद चीफ का सामना करेगा। उसने हथियार उठाया, उसे लड़ना शुरू किया। चीफ की ताकत के सामने इन लोगों का कोई मुकाबला ही नहीं था, लेकिन विक्टर भी पुराना खिलाड़ी था। वो उसे कई बार चोटिल करता, लेकिन अंत में एक वार से चीफ उसके पूरे पेट को चीर देता है। सैम और काई भागते हुए वार्ड के दरवाजे तक पहुंचे। तभी मेसन अंदर से डोर बंद और काई चीखती है कि दरवाजा खोलो, हम मर जाएंगे, पर वो गेट नहीं खोलता। अंदर मौजूद एक औरत अच्छे दिल की थी, उसने मेसन को मार के गिराया, खुद गेट को खोल दिया जिससे वो अंदर आ गए। लेकिन उनके साथ 2 कैनिबल भी आ गए थे जिनके समय रहते ये मार देते हैं। काई ने जब पता चला कि मेसन ने गेट को बंद किया तो वो उसे बड़ी गंदी गालियां देती है। जब इन्हें पता चला कि ये दरवाजा उन सभी को रोक नहीं पाएगा तो उस समय सैम ने खुफिया रास्ता खोला, कहा कि इसे हमें आगे जाना होगा, पर मेसन इनकार करता है। वो ऑर्डर देता है कि हमें यहीं रुककर उसे लड़ना होगा, बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है, तब हम ठंड से मर जाएंगे। लेकिन बाकी के लोग जाने को मान गए थे। वो एक एक करके उसके अंदर जाने लगे। सैम मेसन को बंदूक देते हुए बोला, अगर लड़ना ही है तो जान लगा के लड़ना। इतना कहकर वो वहां से चला गया और गेट बंद कर दिया। जब वो कैनिबल अंदर घुसते तो मेसन ने चालाकी दिखाई और वहां रखे एक सिलेंडर पर शूट कर दिया, जिसे जोरदार धमाका हुआ जिसमें सबके सब मारे गए और एक बच गया। वो था चीफ, जो अब सैम के पीछे लग गया है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। सैम के हाथ में जो कुछ भी आता है वो उसे ऊपर वार करता है, लेकिन वो शक्तिशाली कैनिबल पर कोई असर ही नहीं होता। धीरे धीरे करके वो उस पर भारी पड़ने लगा। लेकिन तभी सैम को एक चाकू मिल गया जो उसने उसके पैर में दे मारा, जिसे वो थोड़ी देर के लिए असहज हो। तब सैम ने मौका नहीं छोड़ा, उसकी शक्ल ही बिगाड़ दी और बार बार उस पर वार करके सिर्फ यही नहीं और बाद में उसने उसे वो मौत दी जो वो सभी को देता हुआ आ रहा है। वो उसके सर को तन से जुदा कर देता है। बाकी के लोग शाफ्ट से होते हुए बाहर आते हैं और आग की लपटों में झुलस रहे थे। शेल्टर को देखकर सैम के लिए रोते हैं, पर उसी समय सैम भी बाहर आता है। आते ही वो बोला, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, नए घर की तरफ जाना जहाँ जिंदगी है। वो लोग इस बर्फ पे चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या ये वहां तक पहुंच पाएंगे? इनके पास ना ही ढंग के कपड़े हैं, ना ही खाना है। सफर बहुत लंबा है। आपको क्या लगता है, क्या सैम अपने लोगों को वहां तक पहुंचा देगा और ब्रिक के बाद एक सच्चा और अच्छा लीडर बन पाएगा? हमें जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।